कहानी की शुरुआत होती है सन 1942 से, जब जापान ने अमेरिका के बाल्हार पर अटैक किया था। और इस अटैक के बाद अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और वो किसी भी कीमत में जापान से बदला लेना चाहता था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज पनडुब्बियां थी उन्हें तबाह करने के लिए उड़ चले। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं, पायलट हैरोल्ड, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियोमैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो ये आसमान के बादलों में बहुत ही ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और उनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जीन रेडियो से बात कर रास्ता पूछने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उन्हें आवाज अच्छी से सुनाई नहीं देती। लेकिन तभी उसे रेडियो पर जापानीज की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ से तार निकाल देता है और मोर कोर्स की वजह से मैसेज भेजता है। इनका फ्यूल कम हो रहा था, इसीलिए इनका पायलट हैरोल्ड ने बोलता है कि तुम्हें दोबारा कनेक्शन मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो दोबारा कोशिश करता है लेकिन इनका रास्ता फिर भी नहीं होता है। और अब हैरोल्ड के पास इस बहुत बड़े समंदर में लैंडिंग करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम सारे जरूरी सामान निकाल दो, हमें अब यहीं पर ही लैंडिंग करनी होगी क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है। वो वहीं पर ही लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हैरोल्ड की बेल्ट तो खुल जाती है लेकिन टीनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबे तब तक इनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर हैरोल्ड होता है। इनके पास एक एयरबोट होती है, ये तीनों एक एयरबोट पर बैठ जाते हैं लेकिन इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है और साथ में पानी भी इनके पास नहीं है। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था लेकिन वो डूब गया और साउथ पैसिफिक के एक बहुत बड़े समंदर में इनका ने कभी भी और कहीं भी अंत दिखाई नहीं देता। ये तीनों यहाँ पर फंस गए हैं और उन्हें पता है कि यूएस नेवी जल्दी इनके लिए मदद भेजेगी और ऐसा होता भी है। इन्हें यूएस नेवी का आसमान में एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। जीन कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि वो पैराशूट उन्हें ऊपर दिखाई दे क्योंकि इनकी जो एयरबोट है वो बहुत ही छोटी है और इतनी ऊंचाई से इन्हें नहीं देख पाएंगे वो लोग। लेकिन इनके पास पैराशूट नहीं होता। वो समंदर में एयरक्राफ्ट के साथ डूब गया और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिससे वो यहाँ की लोकेशन दिखा सके। फिर ये तीनों अपनी जैकेट्स निकाल कर उसे एयरक्राफ्ट को इशारे करने लगते हैं ताकि वो उन्हें देख सकें। लेकिन वो एयरक्राफ्ट उनसे इतना दूर होता है कि वो उन्हें दिखाई नहीं देता और वो वापस चला जाता है। हैरोल्ड जो कि यहाँ पर पायलट होता है वो उन्हें कहता है कि वो लोग हमें ढूंढने आए थे और ये मौका हमारा आखिरी था। टोनी कहता है कि वो हमें इतने बड़े समुद्र में अकेला नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि वो बार बार एक जगह पे ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, मतलब कि उन्हें यहाँ से खुद ही किसी भी हालत में निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हैरोल्ड जो इन सब में सीनियर है वो जानता है कि वो सब के सब यहाँ पर फंस गए हैं और वो सबको कहता है कि ये अपने जूते उतार दो और ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। और ये तीनों के तीनों अपने जूते उतार लेते हैं लेकिन इनकी एयरबोट इतनी छोटी है इसमें कोई भी सामान नहीं रखा जाता। हैरोल्ड कहता है कि हमें अपने जूते फेंक देने चाहिए और इसके बाद जॉनी और टॉमी अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं लेकिन हैरोल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। हैरोल्ड कहता है कि हमें जमीन मिल गई तो हम तीनों में से किसी एक को पैदल चलना होगा। और इस तरह इनका पहला दिन बिना खाने के और बिना पानी के इस समंदर में बीत जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ऐसे एयरपोर्ट में इतनी जगह नहीं होती कि तीनों एक साथ सो सकें, इसीलिए एक एक करके सोते हैं। रात को उनका चीफ जिनका नाम हैरोल्ड है वो बोलता है कि किसी को पानी पीना है। टॉमी और जेनी दोनों हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हैरोल्ड अपने जूते में यूरिन करता है। वो उस यूरिन को पी लेता है क्योंकि ये जानता है कि इन्हें यहाँ पर पानी मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हैरोल्ड ने बताता है कि हम समंदर में फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से तकरीबन 1900 माइल दूर है और हमारे जो पीछे है वो है साउथ अमेरिका जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। क्योंकि हैरोल्ड एक पायलट है और उसे पता है कि ये कहाँ कहाँ के रास्ते है और साथ में उन्हें ड्यूरेशन का भी पता होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे हैं तो हम 2-3 हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टॉमी कहता है कि अगर हम वहां पर पहुंच भी गए तो हम भूख प्यास की वजह से मर जाएंगे। जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत ज्यादा मछलियां हैं,
हमें कुछ करना होगा। और अब इनके पास जो थोड़ा सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है और गन के मैगजीन के अंदर एक स्प्रिंग होता है और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने वाला कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डाल देते हैं और तभी इनके कांटे में कोई चीज फंस जाती है और जब ये इन्हें खींचते हैं तो उनकी रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है कि पानी में हमसे भी कोई भूखा है। हालांकि ये समंदर में होते हैं लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि अब मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके बाद टोनी भी कूदने वाला था लेकिन हैरल्ड उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस पानी में एक बहुत बड़ी शार्क है और जब ये बात जीन को बताई जाती है तो वो फौरन अपने एयरबोट के पास आ जाता है। इसका मतलब ये कि अब ये पानी में नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इन्हें इस बोट में पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से इन्होंने न खाना खाया है न ही पानी पिया है, इसीलिए तीनों के तीनों बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। और जब टोनी बर्दाश्त नहीं करता वो समंदर का पानी पीने वाला था लेकिन हैरल्ड उन्हें मना कर देता है। वो बोलता है कि ये पानी तुम्हारी बॉडी को और भी सुखा देगा। दरअसल सबकी यहाँ पर फंसने की सबसे बड़ी ये वजह होती है कि हैरल्ड जो उनका पायलट होता है वो वेस्ट की तरफ जा रहा था। वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि हम सही जा रहे हैं और रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है, इसीलिए रास्ता खोल लेते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से समंदर में फंस जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हैरल्ड को याद आता है कि उसके शर्ट के जेब में एक पेंसिल है जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो पेन निकालता है। वो कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पर है। और उसके बाद वो अपने एयरपोर्ट पर चार्ट बनाना शुरू कर देता है। चार्ट बनाने के बाद जब उन्हें अपनी डायरेक्शन का पता लगता है तो वो कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने में रोकना होगा और वो लाइफ जैकेट से और बोट में जितना भी सामान होता है उससे एक लंगर बना लेते हैं जिससे इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाए और जब ये इन्हें निकाले तब भी उसी तरफ जाए जहाँ पर हवा की ड्यूरेशन हो और इस तरह से वो उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाते हैं और पानी में फेंक देते हैं। इसकी वजह से इनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाती है और इसके बाद प्रेयर करते हैं, हमने जिंदगी में बहुत गंदे काम किए और हमें आपकी जरूरत है। हैरल्ड वहाँ पर दुआ मांगता है कि इस समंदर में जितनी भी बोट्स है उनकी हिफाजत करना और उन्हीं बोट्स में एक बोट्स हमारी भी है जिनकी मदद करना। टोनी कहता है कि जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा हमें सबसे यहाँ पर ज्यादा जरूरत बारिश की है, मेहरबानी करके आप बारिश कर दें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जीन कहता है कि गोड को थोड़ा वक्त तो उसके बाद रात हो जाती है। जब ये सब के सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कई दिनों के बाद आज इन्होंने पेट भरकर पानी पिया है जिससे इन्हें बहुत ही राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जीन कई दिनों से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो एक मछली भी नहीं पकड़ पाया। हैरल्ड उन्हें कहता है कि मैंने तुम सा पेशेंस रखने वाला मछुआरा आज तक नहीं देखा। तुम पिछले कई हफ्तों से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और तुमने आज तक एक मछली भी नहीं पकड़ी। जीन कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन जीन अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो अपने जेब से चाकू निकालता है। हैरल्ड उन्हें कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि इस चाकू को हमेशा अपनी जेब में रखना क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये एक ही चीज है जो स्पॉट को छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता। वो समुद्र में मछली का इंतजार करने लगता है और जैसे ही उसे समुद्र में मछली दिखाई देती है वो उस पर वार कर देता है लेकिन उसे लगता है कि उसने राफ्ट पर चाकू मार दिया। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। हैरल्ड कहता है कि तुम चाकू को निकालो मत, अगर तुमने चाकू को निकाला तो राफ्ट के अंदर पानी आ जाएगा और इस तरह से वो अपने राफ्ट को खो देंगे। लेकिन जीन देखता है कि उसने एक शार्क के बच्चे पर चाकू मारा है। वो उस शार्क के बच्चे को ऊपर राफ्ट पर खींच आता है। इसके बाद वो सब मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई छोटी मछलियां भी निकालता है। और आज से कई हफ्ते पहले उन्होंने खाना नहीं खाया था और आज वो पेट भरकर खाना खाते हैं। उन्हें बहुत ही खुशी होती है और साथ में इनकी बॉडी में एनर्जी भी आ चुकी है। हैरल्ड कहता है कि मैं घर जाऊंगा, मेरी वाइफ मुझसे बहुत ही नाराज होगी। वो उन दोनों से भी पूछता है कि तुम्हारी शादी हुई है। दरअसल ये सब एक दूसरे को अच्छी तरह से पर्सनली नहीं जानते। टोनी कहता है कि मेरी शादी हुई है लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। जीन कहता है कि ना मेरी शादी हुई और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। टॉमी जीन को कहता है कि जब तुम वापस जाओगे तो मेरी बहन को पसंद करना, वो बहुत ही खूबसूरत है। और जब ये बातें कर रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा शार्क इनकी राफ्ट की चारों तरफ घूम रही है। दरअसल इन्होंने जो शार्क का बच्चा मारा था उनका थोड़ा खून पानी में भी गिर गया था
था, जिसकी स्मेल सुनकर ये सारी शार्क यहाँ पर आई है, लेकिन वो उनके राफ्ट को कुछ भी नहीं करती, वो सब वहाँ से चली जाती है। दरअसल साउथ पैसिफिक शार्क मछलियों की वजह से बहुत ही फेमस है और वो कभी भी इनके राफ्ट पर हमला करके इन्हें मार सकती है, लेकिन इस बार इनकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाते हैं। अब हालांकि इन्होंने खाना खा लिया है, इन्हें पानी भी मिल चुका है, लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और ये फिर से कमजोर होने लगते हैं। एक रात जीन जब पानी में अपना हाथ डालकर बैठा होता है, तभी एक शार्क उसके हाथ पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ही जख्मी कर देती है। उसके हाथ से बहुत ही खून निकलता है, लेकिन जीन की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। एक बार जीन को लगता है कि सामने की तरफ कोई है, वो टोनी को दिखाता है, लेकिन टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। इन्हें यहाँ पर अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और 15वें सुबह को दिखाया जाता है कि टॉमी के हाथ में उसकी गन है और तभी जीन उन्हें धीरे से कहता है कि तुम मुझे अपनी गन दो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। टोनी अपनी गन उन्हें दे देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने राफ्ट के ऊपर एक परिंदा बैठा है, लेकिन वहीं हैरोल्ड सो रहा होता है। जीन उस पर गोली चलाता है और गोली परिंदे को लग जाती है, जो उनके राफ्ट से बहुत दूर जाकर गिरता है। और जब हैरोल्ड देखता है कि उन्होंने समंदर में परिंदे को गिरा दिया, तो वो छलांग लगाकर उस परिंदे के पास जाता है और वो उस परिंदे के पास आता है। वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ एक शार्क आ रही है और हैरोल्ड जल्दी ही अपनी राफ्ट की तरफ आता है और इससे पहले कि वो शार्क का खाना बन पाए, वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है और वो शार्क इनके राफ्ट के नीचे से निकल जाती है और इस तरह से हैरोल्ड की जान बच जाती है। अब इनके पास एक बार फिर से खाना आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और अब इनके दिमाग पर असर हो रहा है। इन्हें अजीब अजीब से सपने आते हैं और अब इन्हें यहाँ पर 20 दिन हो चुके हैं। सुबह जब हैरोल्ड उठता है तो देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, मतलब कि कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा। इस बात से उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन तुमने ऑर्डर नहीं माने। जीन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी हमें आज तक आइलैंड तक पहुँचना चाहिए था, और वो आइलैंड कहाँ पर है। हैरोल्ड कहता है कि मेरे दिमाग में एक राफ्ट पिक्चर है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं राफ्ट पिक्चर का मतलब? जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने समंदर में लैंडिंग की, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारी शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारी शिप से बहुत दूर लेकर आए हो, जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए और उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। हैरोल्ड भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो आसमान में थे तो उन्हें नींद आ गई थी और जब तक उनकी आँख खुली तब तक वो बहुत ही दूर निकल चुके थे। वो आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं, इन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर थे और फ्यूल खत्म होने की वजह से उन्हें समंदर में ही लैंडिंग करनी पड़ी और अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं। मतलब कि सारी बात की गलती हैरोल्ड की थी और हैरोल्ड को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा भी होता है। वो उन दोनों से माफी मांगता है और उनके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जिम उस मैप को उठाता है जो हैरोल्ड ने उस लाइफ बोट के जैकेट पर बनाया होता है और अब वो कहता है कि हमें यही मैप घर लेकर जाएगा। तभी हैरोल्ड को एक आइडिया होता है। उसके पास जो शूज होते हैं वो उसके मुंह को काट कर उसमें से जो चप्पू बना लेता है, ताकि वो जिस डायरेक्शन की तरफ ही जाए तो वो वहाँ पर जा सके। और टॉमी कहता है कि जिन्हें भी पहले आइलैंड देखेगा उन्हें मैं डिनर करवाऊंगा, लेकिन इनकी मंजिल आसान नहीं होती। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज इस समुद्र में उन्हें पूरे 30 दिन हो चुके हैं और अब 30 दिन गुजरने के बाद इनके अंदर बोलने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि ये प्यासे होते हैं और भूखे होते हैं और उनके पास ना कोई मोटिवेशन होती है। और उसी रात बारिश पड़ना शुरू हो जाती है और उन्हें यहाँ पर एक बार फिर से पानी पीने का मौका मिल जाता है, जिससे ये अपनी पूरी प्यास बुझाते हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और ये इस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी राफ्ट उलट जाती है और टॉमी जिसे तैरना नहीं आता वो भी खो जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि टॉमी बोट के दूसरी तरफ होता है। ये बड़ी मुश्किल से उस राफ्ट को सीधा करते हैं और उसमें एक एक करके बैठ जाते हैं और इस तरह से खतरनाक तूफान से इनकी जान बच जाती है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों की तीनों बहुत ही बुरी तरह से थक चुके हैं और उनके पास जो थोड़ा सामान था वो भी रात को समुद्र की तूफान की वजह से कहीं गायब हो गया और उन्होंने भी मान लिया कि अब ये नहीं बच पाएंगे। ये राफ्ट के ऊपर एक जिंदा लाश की तरह पड़े हुए होते हैं। इन्हें अपनी घर की भी याद आ रही होती है। हैरोल्ड अपनी वाइफ को भी बहुत ही याद करता है और जीन को टॉमी की बहन समुद्र में बैठती हुई दिखाई देती है। दरअसल उन्हें हेलुसिनेशन होने लगता है। टॉमी ने जो उनकी बहन के बारे में डिस्क्रिप्शन उन्हें बताई थी उसके हिसाब से वो उस इमेज को देखने लगता है और टॉमी को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन से मुझे प्यार हो गया है। टॉमी कहता है कि तुम दोनों ग्रेट कपल बनोगे। हैरोल्ड ये सब सुनकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारा इस तरह एंड होगा और मुझे माफ कर दो। दरअसल हैरोल्ड अपने आप को गुनहगार समझ रहा होता है, लेकिन तभी टॉमी
टॉमी बड़ी मुश्किल से बैठता है और वो कहता है कि हम बहुत दूर तक आ चुके हैं और इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। इसके बाद वो अपने हाथ से बोट चलाना शुरू कर देता है और इसे देखकर ये दोनों भी ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन ये चाहे अपने आप को कितना भी मोटिवेट करे, लेकिन उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है और 34 दिनों के बाद ये पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं, तकरीबन मर चुके हैं। इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। टॉमी कहता है कि इसी हालत में मैंने एक सपना देखा कि हमें समंदर में एक आइलैंड दिखाई दिया है। हैरल्ड कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ और उसके बाद हैरल्ड थोड़ा सा समंदर का पानी उठाकर पीने लगता है। दरअसल उसने ये मान लिया कि अब वो नहीं बचेगा। तभी उसके सामने लेटा हुआ जीन उन्हें कहता है कि मुझे सामने हरा हरा कुछ दिख रहा है और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने की तरफ एक बहुत बड़ा आइलैंड है और ये देखकर उन्हें बहुत ही खुशी और साथ में बहुत ही एनर्जी आने लगती है, क्योंकि 34 दिन समुद्र में गुजारने के बाद आज ये उस आइलैंड तक पहुंच गए हैं और ये अपने हाथों से बहुत जोर जोर से उस बोट को चलाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ही देरों के बाद ये जोर जोर से बोट को चलाकर उस समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। 34 दिनों के बाद इन्होंने जमीन को छुआ है, जिससे इन्हें बहुत ही सुकून मिलता है। यहीं बीच में तो झोपड़ियां भी होती है। ये तीनों के तीनों उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो 20 फरवरी 1942 में अपना पूरा सफर कर देते हैं और वो पुका पुका नामी एक जगह पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इस तरह बची है कि इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद ऐसी चीज है जो तुम्हें जिंदगी में लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। वो तुम्हारे अंदर जज्बा लेकर आती है और इसी जज्बे से ये तीनों बच गए। और आखिर में बताया जाता है कि इन्होंने एक राफ्ट में 10,000 किलोमीटर का सफर किया है। हैरल्ड को यूएस नेवी ने अवार्ड दिया कि उसने इतनी बुरी हालत में भी हिम्मत नहीं हारी और साथ में वो अपने साथियों को भी बचाकर लेकर आया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टॉमी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उन्होंने अपना करियर नेवी में ही रखा और जब 1968 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी डेड बॉडी को समंदर के ऊपर छोड़ दिया गया। जीन ने भी वार के दौरान उस रेडियो में काम किया और सन 1946 में उन्होंने टॉमी की बहन फ्रांसिस से शादी कर दी और लास्ट में हमें इन तीनों के रियल पिक्चर को भी दिखाया जाता है। इस सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।